जय हिंद दोस्तों। मत चुकाओ लोन, मत चुकाओ लोन, बैंक कुछ भी नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आप लोग भी किसी भी प्रकार से कोई पर्सनल लोन, किसी क्रेडिट कार्ड या फिर ऐसे किसी भी जाल में फंस चुके हो और आप पे अपनी ईएमआई पे नहीं करी जा रही है, अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं करी जा रही है, तो उससे छुटकारा कैसे पाना है और क्या ये सच्चाई क्या है कि अगर आप लोन नहीं चुकाओगे तो बैंक आपका कुछ भी नहीं कर सकता है और आज के बाद आप में बिल्कुल भी डर की फीलिंग रहेगी ही नहीं। जी हाँ, आपकी जो गिल्ट फीलिंग है ना, आपकी जो परेशानी है, जो आप सोच रहे हो कि यार मैं अगर लोन पे नहीं करूंगा तो मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ वो हो जाएगा, ये लोग क्या कर सकते हैं, रिकवरी का क्या प्रोसीजर रहता है, ठीक है, अगर ये मेरे साथ गाली गलौज करते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर ये मेरे से बदतमीजी करते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या ये मेरे मोहल्ले में आएंगे, क्या ये मेरे घर पे आएंगे, क्या होम विजिट होगी। इन सभी सवालों का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आज के बाद आप लोगों को एक ईएमआई पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके बाद सीधे ही आपके लोन का, आपके कार्ड का सेटलमेंट होगा और डर बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा आपका। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष कुमार। आप सभी का इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में स्वागत करता हूं। अगर आपको भी लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, आपको कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कोई हैरेसमेंट हो रही है कॉल पे या फिर घर पे आके कोई लीगल नोटिस आ गया है या फिर अपने लोन की सेटलमेंट करवाना चाहते हो 10 से 20% के बीच में, तो यहाँ पर हमारा नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे तो कोई जवाब नहीं आएगा, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करो, ठीक है। तो बहुत दिनों से ना कई सारे क्लाइंट्स वगैरह सवाल पूछे जा रहे थे कि सर क्या अगर हम लोन चुकाना बंद कर दें तो हमारी सेटलमेंट हो जाएगी, क्या एक्चुअली में इतना आसान है सेटलमेंट करना। तो पहली बात तो ये जान लो कि हाँ, एक्चुअली में इतना आसान नहीं है सेटलमेंट करना, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें इसी सवाल में तुम्हारा आंसर भी छुपा हुआ है कि बैंक आपका कुछ भी नहीं कर सकती अगर आप ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हो, अगर आपकी जेन्युइन स्थिति खराब है, आप एक्चुअल में प्रॉब्लम में चल रहे हो, तो बैंक आपका कुछ भी नहीं कर सकता। अभी एक्चुअल प्रॉब्लम आप हो कि नहीं हो या फिर आप ऐसे ही डिफॉल्ट कर रहे हो, ये बैंक को कैसे पता चलेगा। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान दो, ठीक है। मान लो आपके ऊपर लोन है 5 लाख का, वैसे कई लोगों का ज्यादा भी होगा, ठीक है, लेकिन मैं 5 लाख एक एवरेज मान के चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि कई लोगों का इससे भी कम होता है, कई लोगों का 1-2 लाख रुपए भी होता है, ठीक है। तो 5 लाख एक एवरेज हो गया, ठीक है। अब एवरेज में मान लो 5 लाख रुपए का आपका लोन है, ठीक है, और आप गाड़ी चला रहे हो 80 लाख रुपए की, 1 करोड़ की, या चलो ज्यादा नहीं तो 25 लाख की, 30 लाख की, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक तरीके से आप जेन्युइन डिफॉल्टर नहीं हो, क्योंकि कुछ लोगों की प्रॉब्लम तो रियल होती है ना। जैसे मान लो आपकी जॉब चली गई है या फिर आपकी जो ईएमआई है वो आपके सैलरी से ज्यादा हो गई है, सबसे बड़ी परेशानी यही होती है। हमारे कई भाई हैं जिनकी सैलरी 60,000, 70,000, 1 लाख होगी। हमारी एक क्लाइंट है जो एक लेडी है, ठीक है, उनकी सैलरी 1.5 लाख से ऊपर है, वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, 1.5 लाख से उनकी सैलरी ऊपर है, लेकिन उनकी जो ईएमआई है वो ही 2.5 लाख से ऊपर जा चुकी है हर मंथ की। तो अब बताओ 1.5 लाख रुपए आने के बाद भी वो कैसे पे कर सकती है, ठीक है। तो अब इसका सुझाव क्या है, इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा। तो देखो, जब आपको लगे कि भाई साहब मेरी सैलरी से ज्यादा मेरी ईएमआई हो चुकी है या फिर मेरी स्थिति खराब हो चुकी है, ऐसे में लोग क्या करते हैं, वो एक के ऊपर एक लोन लेने की ट्राई करते हैं। सोचते हैं कि यार एक लोन है, एक काम करता हूँ, एक लोन और निकाल देता हूँ, इससे इसका भर दूंगा, लेकिन वो इसमें मल्टीपल ट्रैप में फंसते ही जाते हैं, समझ लो, मल्टीपल ट्रैप में फंसते ही जाते हैं बिल्कुल। जैसे मान लो शुरुआत में लिया 1 लाख का, उसे भरने के लिए फिर 1 और लाख का क्रेडिट कार्ड ले लिया, फिर एक पर्सनल लोन निकाल लिया 5 लाख का। अब कुछ महीने तो वो चल जाएगा, साल भर तक आप चला लोगे, क्योंकि उसी पैसे में से आप निकाल के डाल रहे हो, साल भर बाद आपके पास पैसा खत्म हो जाएगा। अब 3 जो लोन है, क्रेडिट कार्ड और लोन, उनको कैसे चुकाओगे, उनके लिए एक और ले लिया, ऐसे कर करके 5 का 25 बन जाता है, समझ रहे हो। तो जब आपको लगे कि आपकी अब क्षमता नहीं रही है 1-2 लाख रुपए पे ही, तभी आपको रुक जाना चाहिए। सिविल खराब होता है, होने दो, सिविल आपकी जान बचाने नहीं आएगा, मैं फिर कहता हूं, ठीक है। सिविल क्या है, एक टर्म ही है जो कि आज नहीं तो कल आप ठीक कर सकते हो। अगर आज लोन डिफॉल्ट करते हो, 3 साल बाद वैसे भी आपका सिविल चेंज हो जाएगा अपने आप ही, बिना कुछ करे हुए। अभी मान लो 800 पे लोन डिफॉल्ट करते हो, 500 पे आ जाता है,
3 साल बाद वो फिर जीरो हो जाएगा, क्योंकि रीस्टार्ट होता है ना सारा सिविल में, ठीक है। 3 साल बाद फिर रीस्टार्ट हो जाएगा। अब अगर 800 में आपने एक पेमेंट भी डिफॉल्ट नहीं करोगे तब भी हो जाएगा 3 साल बाद चेंज। तो इसीलिए सिविल से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिविल हो रहा है खराब तो होने दो, जान इंपॉर्टेंट है, सिविल इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो भी 2, 4, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कई भाई लोगों को 50 लाख से भी ऊपर का होगा, ठीक है, तो वो लोग अब वहीं पर रुक जाओ। अब आपको सबको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि ट्राई कहां से करना है। सबसे पहले तो बैंक को एक मेल लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है, जिसे प्रायर नोटिस भी बोल सकते हो आप, ठीक है। प्रायर नोटिस से अगर आप एक मेल लिखोगे तो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहता है, ठीक है, क्योंकि प्रायर नोटिस को अपनी लीगल टीम को भेजेंगे और उन्हें उतना रिकवरी के बारे में ज्ञान नहीं है एक्चुअली में। आप एक सिंपल मेल लिखिए बैंक को। देखो मुझे पता है कि कोई बैंक ऐसा नहीं मानने वाला, उनसे पैसा ले रखा है आपने, तो वो रिकवरी का प्रोसीजर तो करेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते। 10 में से 2 बैंक तो कम से कम मान जाएंगे, बोलेंगे कि चलिए एक काम करते हैं, 3-4 महीने तक फॉलो अप रोक देते हैं, फिर उसका 3-4 महीने और मिलेंगे आपको, आप उतने लोन सेटल कर लेना। ऐसा बहुत बार हुआ है, कई अच्छी कंपनियां ऐसा करती हैं और कई अच्छे बैंक भी ऐसा करते हैं, ठीक है। 1-2 का तो मैं नाम लूंगा नहीं वैसे, ठीक है, लेकिन कुछ कंपनियां बहुत बेकार होती है और कुछ बहुत अच्छी होती है। कंपनी का मतलब है बैंक या फिर एनबीएफसी, दोनों में से, ठीक है। अब मान लेते हैं, चलो 2 मान गए, अब 8 का क्या करा जाए। देखो 8 को आपको कुछ दिन तो झेलना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ कैसे। अब जब आप लोन डिफॉल्ट करोगे तो पहले तो कॉल्स बहुत सारी आने लगेंगी, ठीक है। तो जैसे ही कॉल्स वगैरह आती हैं तो या तो आप कॉल्स उठा के टेक्निकल वे में उनसे बात करो, आरटीपी डलवाओ, ठीक है, या तो आप चाहो तो कॉल उठाने बंद कर दो, ये भी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं कॉल कर करके, कॉल बहुत ज़्यादा वो दिक्कतें देते हैं, ठीक है, आदमी मेंटली हैरेस हो जाता है। तो इससे बढ़िया है कि आप कॉल उठाओ ही मत, या फिर हमारी टीम को भी ट्रांसफर करवा सकते हो, ठीक है। हमने भी एक कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस कर रखी है आप लोगों की सेवा के लिए। आपके जितने कॉल हो, 1 कॉल हो, 10 कॉल हो, 100 कॉल हो, 1000 कॉल हो, जितने कॉल होंगे हमारी टीम उठाएगी, आपके ब्याह पे बात कर लेगी उनसे, ठीक है, लीगलाइज तरीके से जो भी रहेगी सारी चीज़ें, और सेटलमेंट का ऑफर निकाल के रहेगी, ठीक है। कॉल्स का तो देखो मांझरा यहाँ से निपट गया। अब आती है विजिट पे। विजिट के लिए मैं 1000 बार कह चुका हूँ और 1000 बार और कहूँगा, ठीक है। पहले से उनको इंटीमेशन दे के आना होगा, जैसे मान लो आज आने वाले हैं तो कल वो बता के आएंगे आपको, ठीक है, या सेम डे आपको मैसेज आएगा कि भाई साहब इस टाइम पे हम लोग आपके यहाँ पर आएंगे, ठीक है। उनके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए, डीआरआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर इन तीनों में से कुछ भी एक चीज मिसिंग है तो उनसे बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उन्हें धक्के मार के निकाल सकते हो, ठीक है। अगर वो लोग नहीं जाते, बोलते कि हम किस्त लेंगे ही लेंगे, हम वहां से नहीं जाएंगे, और वहां पर बैठ जाते हैं, तो कुछ मत करो, अपनी जेब से अपना फोन निकालो, वीडियो कैमरा ऑन करो, अगर चिल्लाए या कुछ भी करे वीडियो बनाओ उसकी, ठीक है, प्रॉपरली वो करो। अगर उसके बाद भी नहीं जाता है तो कुछ मत करो, 100 नंबर डायल करो, पीसीआर बुलाओ, फिर अंदर डाल दो। आपके प्रूफ है कि उन्होंने आईडी नहीं दिखाई और ये बदतमीजी कर रहे थे, ठीक है। आप चाहो तो ट्विटर पे भी कंप्लेंट कर सकते हो, क्योंकि इन बैंकों को है ना, रिकवरी जब कर रहे होते हैं कस्टमर को परेशान तब तो नहीं दिखता, लेकिन जब सोशल मीडिया पे इनकी बेइज्जती होने लगती है तब इनको जरूर दिखता है। इसलिए आप सभी में मैं कहूंगा कि ट्विटर का इस्तेमाल करें और ट्विटर पे अपनी कंप्लेंट रेज करें, ठीक है। वहां पर एक ट्वीट करें जिसमें आप बैंक को और आरबीआई को टैग कर दें, ठीक है। अब तीसरा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो इनका है वो है लीगल नोटिस। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि 99% लीगल नोटिस तो फेक होते हैं, ठीक है। 1% लीगल नोटिस रियल होता है, उसको चेक करने का एक पूरा तरीका होता है, जिसमें आप देखोगे एडवोकेट का नाम, सिग्नेचर, कौन से सेक्शन के अंदर है, क्या चीजें हैं, ये सब लिखी होंगी, ठीक है। फिर चाहे वो डिमांड नोटिस हो, आर्बिट्रेशन का नोटिस हो, सेक्शन 25 का नोटिस हो, सेक्शन 138 का नोटिस हो, कोर्ट का समन हो, ठीक है। कोर्ट के समन में जज साहब की मोहर और साइन रहेंगे, ठीक है, और आपको वो पूरा पता चल जाएगा, वो रियल वैसे ही रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो तो पोस्ट से आएगा आपको या फिर कोई पुलिस वाला देखे जाएगा आपको, दोनों में से एक चीज होगी, ठीक है। अब इन लीगल नोटिस का करना क्या है, इन सबके रिप्लाई लिखवाने हैं आपको, चाहे आपका लोन सिक्योर हो या अनसिक्योर। हर एक लीगल नोटिस को अगर आप छोड़ते हो तो वो आगे चल के कोर्ट में आपको परेशानी दे सकता है, ठीक है। और आर्बिट्रेशन का तो आप सभी को पता है कि अगर आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन नहीं लिखवाते हैं तो आपकी जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, चल संपत्ति, वो सब नीलाम कर सकती है बैंक, उस पर अटैचमेंट लगा सकती है और आपकी सैलरी भी अटैच कर सकती है। इसलिए अगर आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है किसी भी प्रकार से, आजकल डिमांड नोटिस के अंदर भी आर्बिट्रेशन का नोटिस रहता है, तो उसे भी देखो, ठीक है, और उससे देख के तुरंत रूप से उसका ऑब्जेक्शन लिखो। चाहो तो हमें भेज सकते हो, यहाँ नंबर आ रहा है, ऑब्जेक्शन हम आपको लिखवा के दे देंगे, ठीक है। एक बार ये कर लो, फिर टेंशन फ्री हो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर पर्सनल लोन है, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, सेक्शन 25 या फिर सेक्शन 138 का केस करेंगे। अगर वो कर भी देते हैं तो सेम डे बेल मिल जाती है, सेम डे,
सेम डे बेल मिल जाएगी। 1000 से 2-3 हज़ार के बीच में आपका खर्चा आएगा, जिसमें वकील का कुछ फीस रहेगी और कुछ स्टैम्प फी रहेगी, ठीक है। वो पे करने के बाद आप अपना कुछ खतौनी, अपनी गाड़ी की आरसी कुछ भी लगा सकते हो बिल बॉन्ड की तरफ से, या एक एफडी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो जाओगे, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये प्रोसीजर ये आप फॉलो करोगे तो उसके बाद रिकवरी एजेंट तक आपसे पैसे मांगने से डरेगा, क्योंकि होते तो ये वही 10वीं फेल दलाल हैं, इनको आता जाता कुछ है नहीं। जब देखते हैं कि कस्टमर पढ़ा लिखा है, सब चीजें जानता है, तो उससे वो बकवास नहीं करते हैं, समझ रहे हो। तो इसीलिए आप सभी को ये चीजें फॉलो करनी है। एक बार आपका लोन एनपीए हो गया, उसके बाद राइट ऑफ हो गया, उसके बाद आपकी सेटलमेंट आराम से 10 से 15% में होगी, चाहे क्रेडिट कार्ड हो या पर्सनल लोन हो, दोनों ही चीजों में ये शर्तें लागू है, ठीक है। और यही प्रोसीजर है, आपको फॉलो करना है। इसके बाद आपको टेंशन फ्री रहना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने चाहे पर्सनल लोन लिया हो, बिजनेस लोन लिया हो, सिक्योर लोन लिया हो, कैसा भी लोन लिया हो, वो आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई एफआईआर नहीं हो सकती, कोई पर्चा दर्ज नहीं हो सकता, कोई कंप्लेंट नहीं हो सकती क्रिमिनल, ठीक है। क्योंकि लोन लेना कोई क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप हमसे जुड़े रहें। यहाँ पर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हो, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि मैंने डेली नई वीडियो डालता रहता हूँ, अलग अलग टॉपिक पे रहती है। आप सभी को उससे बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों।